हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। दोस्तों, हम ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लाइंस और एंगल्स की क्लास कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में हमने ट्रायंगल्स लिया था। अब ट्रायंगल के बाद में नंबर आ जाता है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। देखो, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, बेटा आज का टॉपिक क्या रहेगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल अगर मैं हिंदी में कहूँ तो चतुर्भुज। देखो, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जब हम ज्योमेट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यूक्लिड ने भी इनकी डेफिनेशंस दी थी। तो ज्योमेट्री में देखो, एक चीज़ समझो कि अगर हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? नो डायमेंशनल शेप होती है। ऐसी शेप जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है वो क्या है? नो डायमेंशनल शेप है। अब मैंने क्या किया, बहुत सारे पॉइंटों को लिया और उन पॉइंट्स को मैंने एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। बहुत सारे पॉइंट्स को जब मैं एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर देता हूँ तब जो शेप बनती है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? उसे हम क्या कह देते हैं? लाइन कह देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए और वो एक ही डायरेक्शन में मैंने अरेंज कर दिए। तो अब जो हमारे पास शेप मिली है हमें, वो क्या मिली है? एक लाइन मिली है। क्लियर है? तो जब बहुत सारे पॉइंट एक डायरेक्शन में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगी? लाइन मिलेगी। ठीक, अब बात आ जाती है कि अगर मैं दो लाइन को ज्वाइन करूं तो क्या मिलेगा? दो लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें बेटा मिलता है एंगल। ठीक है, ये हम लाइन और एंगल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जब हम दो लाइन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। लेकिन बात आती है कि अगर हम तीन लाइन को ज्वाइन कर दें तो, और तीन लाइन को ज्वाइन करने के बाद में वो कैसी शेप हो? क्लोज शेप हो, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? फिर हमें मिल जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे, ट्रायंगल तक हम कर चुके थे। लेकिन बात आती है कि अगर लाइन चार हो और वो कैसी शेप बना रहे हो? एक क्लोज शेप बना रहे हो, तो फिर कौन सी आकृति बनेगी? तो देखो, अगर चार लाइन होंगी और क्लोज शेप होगी तो फिर क्या बनेगा बेटा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आप देख सकते हो, देखो ये चार लाइनें हैं और चारों लाइन मिलकर एक क्लोज शेप बना रही हैं। तो ये कौन सा डायग्राम बन गया बेटा? ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब समझो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और क्यों कहते हैं इसे हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज क्यों कहते हैं। देखो, अगर आप चतुर्भुज का संधि विच्छेद करोगे, आप हिंदी या संस्कृत में संधि विच्छेद पढ़ते हो, तो चतुर्भुज का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या संधि विच्छेद होगा बेटा? इसका चतुः प्लस भुज, यानी इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। और चतुः का मतलब होता है चार। संस्कृत में चतुः का मतलब क्या होता है? चार। और भुज यानी क्या होता है? भुजा। तो इसका मतलब जिसमें चार भुजाएं हो, चार भुजाएं हो, उसे हम क्या कह देते हैं? चतुर्भुज कह देते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? हिंदी की। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो देखो, इंग्लिश में से क्या कह देते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर भी जो क्वाड टर्म है, यहां पर जो क्वाड टर्म है, वो क्वाड का मतलब क्या होता है बेटा? फो। क्वाड का मतलब क्या होता है? फो। तो इसका मतलब होगा कि जिसमें फोर साइड हो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये तो इसके वर्ड की मीनिंग की बात हो गई। ठीक है, ये तो वर्ड की मीनिंग की बात हो गई। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल चार भुजाएं हो गई तो वो चतुर्भुज हो गया, या फिर केवल जिसमें फोर साइड हो गई वो क्वाड्रिलेटरल हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, जैसे मान लो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, जैसे ये डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू में भी हमारे पास फोर साइड हैं। देखो 1 2 3 4, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। जैसे मैंने ये शेप बनाई, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो फोर साइड हैं, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिलेटरल के लिए फोर साइड होना नो डाउट जरूरी है, बट फोर साइड के साथ साथ में शेप कैसी होनी चाहिए बेटा? क्लोज शेप होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लोज शेप नहीं है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमने बात की किसकी? चतुर्भुज की। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ पॉलीगन विद फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक पॉलीगन जिसकी चार साइडें हों वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अगर आप पॉलीगन बोल रहे हो तो भले क्लोज फिगर मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलीगन हमेशा क्लोज फिगर ही होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, एक क्लोज शेप विद फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज शेप जिसकी चार साइड हों वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमने ट्रायंगल के लिए बात की थी कि ट्रायंगल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटरल के लिए भी बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी वो देखें। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि तीन साइड होती हैं। तो तीन साइड होने की वजह से उसमें तीन ही तो एंगल होते हैं और तीन ही उसमें क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, तो जैसे मान लो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया एक, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें 4 तो क्या है, साइड है, और 4 साइड हैं, तो उसकी वजह से 4 ही इसमें क्या है, एंगल है। देखो AB, BC, CD और AD, ये 4 इसमें क्या है बेटा, साइड हो गई। ठीक है, 4 ही इसमें एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, ये 4 इसमें क्या हो गए बेटा, एंगल हो गए। अब 4 ही इसमें क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन से, वर्टेक्स A, B, C और D। बात आ जाती है कि वर्टेक्स और एंगल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा ध्यान से समझें, जैसे वैसे तो खैर मैं इसे पहले समझा चुका हूं, बट अगर आप इसी क्लास में आए हो तो फिर समझ लो वर्टेक्स क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये 2 लाइन मिल रही हैं, ये 2 लाइन मिल रही हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल और वर्टेक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान से समझें। जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही हैं, इस पॉइंट को तो हम क्या कह देते हैं, वर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, जहां ये दोनों लाइन मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ये वाला तो हो गया वर्टेक्स। ठीक है, एंड गैप बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। मेजरमेंट ऑफ द गैप बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। इन दोनों लाइन के बीच में जो गैप है, उस गैप का मेजरमेंट क्या होता है, ये कहलाता है बेटा एंगल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैं इन दोनों लाइन की बात करूं, AD और AB, इन दोनों लाइन की बात करूं, इनके बीच में जो गैप है ये वाला, ये गैप का मेजरमेंट तो क्या होगा, एंगल होगा। जबकि ये जो पॉइंट है जहां पर ये AB और AD मिल रहे हैं, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। क्लियर है। तो एंगल और वर्टेक्स दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। ओके, तो देखो इसमें साइड कितनी हो गई, 4 साइड हो गई। 4 साइड कौन कौन सी हैं, AB, BC, CD और AD। ये 4 तो इसकी साइड हो गई, 4 ही इसके क्या हो गए, एंगल हो गए। 4 एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल BCD, एंगल CDA, एंगल CDA और एंगल DAB। ये 4 एंगल हो गए, और 4 ही इसके क्या हो गए बेटा, वर्टेक्स। ठीक है, 4 इसके क्या हो गए, वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स कौन से हैं, A, B, C और D। ये 4 इसके वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो ये इसकी जनरल सी प्रॉपर्टीज थी जो हमने इनकी बात की है। ट्रायंगल के लिए भी हमने देखा था। तो ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं डायगोनल की। देखो ट्रायंगल में तो कोई भी डायगोनल नहीं होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होता है समझो, अगर मैं कोई भी 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिला दूं, तब जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम डायगोनल कहते हैं। जैसे देखो अपोजिट वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो A और C है, तो A और C को अगर मैं मिला दूं, तब जो लाइन सेगमेंट बना है, तो ये AC क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। ऐसे ही अगर मान लो मैं BD को मिला दूं, तो ये भी अपोजिट वर्टेक्स हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। देखो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, तो ट्रायंगल में बेटा एक भी डायगोनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझो। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, अब इस ABC ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होगा। क्यों, जैसे मान लो मैं B से बात करता हूं, तो B से अगर मैं वर्टेक्स C की तरफ जाता हूं, तो ये हमारे पास डायगोनल नहीं है, ये तो क्या है, इसकी साइड है। ऐसे ही अगर मैं B से A की तरफ जाता हूं, तो ये भी हमारे पास क्या है, साइड है। तो इसलिए इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स होते ही नहीं है। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं उनको मिलाते हैं, वो इसमें साइड ही मिलती हैं, डायगोनल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो चलो एंगल सम प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो चलो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे मान लो मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं इसका कोई भी एक डायगोनल बना दूं, जैसे मान लो मैंने ये AC डायगोनल बना दिया। ठीक है, तो इस AC डायगोनल ने इसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल तो हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया CDA। और ये दोनों ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 180 डिग्री तो इसके इंटीरियर एंगल का सम हो गया, और 180 डिग्री ही इसके इंटीरियर एंगल का सम हो गया।
इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया बेटा 360, 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑफलाइन क्लास में कई बार देखा है कि बच्चों को डाउट रहता है। डाउट कौन सा रहता है? ये डाउट होता है कि जैसे ठीक है हमने अगर एक डायगोनल बनाया, दो ट्रायंगल बन गए और सम 360 हो गया, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डाउट बच्चों को ये आ गया कि अगर मैं दोनों ही डायगोनल ड्रॉ करूँ तो अब हमारे पास ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? 4। ठीक है, ट्रायंगल 4 बन रहे हैं। इट मीन्स अगर एक ट्रायंगल ये, दो ये, तीसरा ये और चौथा ये चारों ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ तो फिर 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 720 होना चाहिए, जबकि इनके इंटीरियर एंगल का सम तो कितना होता है 360 होता है। तो डाउट ये था। अब बेटा ध्यान से समझना, जब मैं बात कर रहा था एक ही डायगोनल के अलोंग, एक ही डायगोनल, जैसे जब मैंने एसी डायगोनल बनाया तो केवल एक ही डायगोनल के अलोंग में बात कर रहा था, तब तो प्रॉब्लम इसीलिए नहीं थी। देखो जैसे मान लो मैं केवल एसी डायगोनल के अकॉर्डिंग ही बात करूं तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर इसका एंगल ये है, इसका ये है और ये तीनों ही एंगल क्वाड्रिलेटरल में शामिल है। ऐसे ही अगर मैं ए डी सी की बात करता हूं तो यहाँ पर भी ये तीनों एंगल हैं, ये तीनों एंगल भी किस में शामिल है? क्वाड्रिलेटरल में ही शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मान लो मैं ये डायगोनल भी ड्रॉ कर दूं तो अब देखो हमारे पास जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, उन 4 ट्रायंगल में नो डाउट कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सभी क्वाड्रिलेटरल में शामिल हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन इन चारों ट्रायंगल में तो ये एंगल भी शामिल है, क्लियर है, ये एंगल भी शामिल है, जबकि ये तो क्वाड्रिलेटरल के पार्ट तो नहीं है। और ये इन चारों एंगल का सम कितना होगा बेटा? इन चारों एंगल का सम होगा 360। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पर जो सारे के सारे एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? कंप्लीट एंगल बोल देते हैं। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ऑब्वियसली जो आप बोल रहे थे कि 720 इनका सम होना चाहिए, तो 720 में से 360 को इसको तो माइनस करो, क्योंकि हमें तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम चाहिए। तो 360 को 720 में से माइनस कर देंगे तो वापस कितना जाएगा? 360 ही आ जाएगा। तो इसलिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री ही होता है, ना कि 720 डिग्री। तो आई होप कि जो डाउट मुझे लगा कि बच्चों को जो जनरली डाउट रहता है तो उसे यहाँ भी बताने में ही फायदा है, तो इसलिए मैंने बता दिया। फिर भी आपको अगर और भी कोई इसके अलावा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं? तो बेटा वैसे तो क्वाड्रिलेटरल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 5 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो अपनी अब अगली हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज के प्रकार। अब क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से टाइप के होते हैं समझें। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी? पैरेललोग्राम की। उसके बाद में पैरेललोग्राम को बेटा हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आ जाता है रेक्टेंगल, और इसको हम क्या कहते हैं? आयत। थर्ड पर आ जाता है रोम्बस, और रोम्बस को हम कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस को हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। उसके बाद में फोर्थ आ जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं बेटा? वर्ग। और लास्ट जो होता है वो होता है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम को हम कह देते हैं समलंब चतुर्भुज। क्लियर है? ये टोटल 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ते हैं। एक और होता है काइट, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं हैं जनरली, हमारे वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ते हैं। काइट यानी पतंग। तो पतंग क्या होता है, मैं इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। काइट का मतलब होगा, जैसे अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उस क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? काइट कह देते हैं। अपोजिट साइड इक्वल नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। जैसे मान लो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इसमें अगर अपोजिट साइड की बजाय एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो तो इसे क्या कह देंगे? हम काइट कह देंगे। ठीक है, जैसे देखो
देखो जैसे ये एडसेंट साइड कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी, जैसे या तो जैसे एक तो ये ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर ये दोनों इक्वल हो गए, और इधर ये ब्लैक और ब्लू ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। यानी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं, तो फिर ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक काइट बना लेंगे, ठीक है। तो ये काइट होता है, बाकी काइट अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक से सभी की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, समांतर चतुर्भुज की। देखो सबसे पहले मैंने पैरेललोग्राम को क्यों लिया है, उसका रीजन है कि पैरेललोग्राम पर ही बेस्ड होते हैं ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम पर बेस्ड होंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की अगर बात करूं तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट इक्वल साइड एंड अपोजिट पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड है उसकी वो इक्वल भी होंगी और वो कैसी होंगी, पैरेलल भी होंगी। एक क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट इक्वल साइड एंड अपोजिट पैरेलल साइड, दोनों के दोनों जो अपोजिट साइड के पेयर होंगे वो पैरेलल भी होंगे और कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। उसे हम क्या कह देते हैं, पैरेललोग्राम कह देते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल साइड इसमें क्या पैरेलल साइड इसमें होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज यानी इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये इसकी शेप होगी, ठीक है, ये इसकी शेप होगी। नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब इसमें ए बी इक्वल्स टू होता है सी डी और ए डी इक्वल्स टू होता है बी सी, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब इसकी कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज की, तो देखो अपोजिट साइड अगर इसकी इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल डी, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम में आपको क्या क्या चीजें इक्वल मिली, मैं इधर लिख देता हूं। एक तो आपको मिला ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी, यानी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पहली बात। दूसरा आपको क्या मिला कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, यानी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी है कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इट मीन्स ओ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी, और ऐसे ही ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट करते हैं। और उसके अलावा इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी या फिर एंगल सी प्लस एंगल डी या फिर एंगल डी प्लस एंगल ए, जो इसके एडजेसेंट एंगल हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होगा, जो एक ही साइड पर जो दो एंगल बने हैं। अब वो एडजेसेंट कोई से भी हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं ए बी साइड की बात करूं तो ए बी साइड पर ए और बी ये दोनों एंगल बने हुए तो ये एडजेसेंट हो गए। जैसे मैं बी सी साइड की बात करूं तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों एडजेसेंट हो गए। जैसे मैं ए डी साइड की बात करूं तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट हो गए। जैसे मैं सी डी साइड की बात करूं तो एंगल सी और एंगल डी ये कैसे हो गए, एडजेसेंट। क्लियर है। तो ये पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक। उसके बाद में आगे हम आते हैं किस पर, रेक्टेंगल पर। तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पर आते हैं, और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ आप देखें। तो देखो बचपन से हम रेक्टेंगल की एक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, और रेक्टेंगल की कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और इंटीरियर एंगल कितने हों, 90 डिग्री के हों, उसे हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल कह देते हैं। नो डाउट ये डेफिनेशन 100% सही है, लेकिन इसकी अगर मैं डेफिनेशन पैरेललोग्राम्स को ऐड करते हुए अगर देना चाहूँ तो फिर इसकी क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल को देखते हैं और पैरेललोग्राम से कनेक्ट करते हुए देखेंगे इसे, ठीक है। पैरेललोग्राम तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा जो आता है वो क्या आ जाता है बेटा, आयत यानी रेक्टेंगल। अब समझो डेफिनेशन की हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, फिर उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया
और इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब आप ध्यान से समझना कि आपको पता है कि रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो आप अगर यहाँ पर पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो नो डाउट आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री से कैसा है बेटा, बड़ा है। ठीक है, एंगल ए पर जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि एंगल ए 90 डिग्री से कैसा है, छोटा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन कि आप क्या कर रहे हो कि एंगल जो ए बी बेस है, इस बेस को तो आपने कैसे रखा, कांस्टेंट रखा, यानी इसको चेंज नहीं होने दे रहे हो। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके सामने पैरेललोग्राम टाइप का कोई एक वुड का शेप है। ठीक है, लकड़ी का कोई शेप है या फिर आयरन का कोई शेप है, लोहे का। ठीक है, तो ऐसा कोई शेप है। अब आपने क्या किया कि नीचे वाली जो साइड है, जो बेस है ए बी, इसको तो कांस्टेंट रहने दिया, इसको चेंज नहीं होने दे रहे हो। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि सी डी को ऐसे पुश कर रहे हो। सी डी को आप पुश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बी सी साइड है वो बी सी साइड कुछ ऐसे शिफ्ट होगी। ठीक है, बी सी जो साइड है वो ऐसे शिफ्ट होगी, और अगर ये ऐसे शिफ्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सी है वो सी यहाँ से और इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सी इधर की तरफ मूव करेगा। जब सी इधर मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डी भी आगे जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जितना डी आगे जाएगा उतना ही इधर से सी आगे जाएगा। अब ऐसे समझो कि मान लो ये सी यहाँ से शिफ्ट होकर के और कहाँ आ गया, उस पॉइंट पर आ गया जहाँ पर ये बी के साथ में क्या बना रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, बी के साथ में क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही यहाँ से जो डी है वो डी शिफ्ट होके, और ऑब्वियस सी बात है जब सी यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर डी भी यहाँ से क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, तो अब समझो, जब ये जो पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम को आपने ऐसे मूव किया, ऐसे पुश किया, तो पुश करने की वजह से ये सीडी जो साइड है वो आगे की तरफ मूव करेगी, और अगर ये आगे की तरफ मूव करेगी तो ये जो दोनों इंटीरियर एंगल थे, ये दोनों इंटीरियर एंगल कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, फिर राइट एंगल में। और जैसे ही ये राइट एंगल में कन्वर्ट होंगे, पैरेललोग्राम कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज और अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, मतलब चारों इंटीरियर एंगल, जबकि हमने तो यहाँ पर केवल दो की ही बात की है। बेटा मैं कह रहा हूँ दो नहीं, केवल एक इंटीरियर एंगल भी आप अगर 90 डिग्री का बोल दोगे ना पैरेललोग्राम को, तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। क्यों बनता है उसका रीजन समझो। जैसे देखो आपने ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक, ये पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी और डी। अब अगर मान लो, अगर आप बोल रहे हो कि इस पैरेललोग्राम का एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल ए को 90 बोलते ही अब ये पैरेललोग्राम कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ वो चीज़ समझो। हमने अभी अभी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या थी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब समझो एंगल ए को जैसे ही हमने 90 डिग्री का बोला तो इसका अपोजिट एंगल सी ऑटोमेटिक कितनी डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्लियर है। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि अगर कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब समझो ए और बी का सम 180 है, ठीक है, उसमें से एंगल ए 90 डिग्री का हो गया तो एंगल बी ऑटोमेटिक कितने डिग्री का बचा, 90 डिग्री का। जैसे ही एंगल बी 90 का आया तो एंगल डी कितने का हो गया, 90 का। यानी एक एंगल 90 का होते ही पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो इसीलिए किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है बेटा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती हैं, फिर एक एंगल 90 डिग्री का होते ही बाकी सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये था अपने पास रेक्टेंगल या आयत। अब रेक्टेंगल में बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं। जैसे समझो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, और पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरेललोग्राम अगर क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल की तो सारी प्रॉपर्टीज होंगी, खुद की कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा।
भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज ये होल्ड करता है। इसमें अपनी एडिशनल प्रॉपर्टी कौन सी आ जाती है कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हमने बात की बेटा रेक्टेंगल की। तो चलिए आज तो थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है, तो आज अपनी क्लास इतनी ही रहेगी, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल भी मेरी क्लास थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन डाल भी दी थी चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जो आपको असुविधा हो रही है थ्रोट की वजह से उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे जल्दी ही, जैसे ही थ्रोट सही होता है उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जितनी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं इनको आप ध्यान रखना। अगर साथ में नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर साथ में आप नोट नहीं कर रहे हो तो मैं एक काम करूंगा कि इनके जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो मैं किस पर डाल दूंगा बेटा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, और साथ के साथ में मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से नहीं नोट कर रहे हो तो फिर आप वहाँ से वो नोट से लिख लेना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, कुछ अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।